हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन का राजनीतिक विज्ञान को इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो हम लोग शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव से क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 685 है कि किसने कहा है कि सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है। शक्ति आदेशों के पालन करने की है। ये किसके द्वारा कहा गया है? मैकाइवर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा मैकाइवर। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैकाइवर ने कहा है कि सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है। शक्ति के आदेशों के पालन कराने की मैकाइवर ने सामाजिक दृष्टिकोण से संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया है कि संप्रभुता कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती है, अधिक से अधिक इसे राज्य का कृत्य मान सके, ये गुण नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 686 है कि किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो ये किसका कथन है? ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा लॉर्ड एक्टन का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेज शास्त्री उदारवादी इतिहासकार लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 687 है कि निम्नलिखित में से किसने सत्ता प्राधिकार को प्राकृतिक आवश्यकता कहा है? तो प्राकृतिक आवश्यकता किसको कहा है, किसने कहा है? ये कहा है रोजर स्क्रैटन। रोजर स्क्रैटन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा रोजर स्क्रैटन के द्वारा कहा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामान्य प्राधिकार किसी व्यक्ति, गुट या संस्थान के किसी विषय या क्षेत्र में निर्णय लेने व निर्णय कार्य करने की ऐसी क्षमता को कहते हैं जो किसी राज्य द्वारा प्रदान की गई हो। रोजर स्क्रैटन ने सत्ता या प्राधिकार को प्राकृतिक आवश्यकता कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 688 है कि किसका संबंध शक्ति अविभाजन की अवधारणा से है? ये किसका संबंध है? 688 का इसमें राइट आंसर होगा सी राइट मिल्स का है। सी राइट मिल्स का है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा सी राइट मिल का है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शक्ति अविभाजन की अवधारणा अमेरिकी विचारक सी राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ इल्ड्स 1956 में प्रस्तुत की है। इसमें उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की समीक्षा करते हुए कहा है कि अमेरिका में लोकतंत्र एक शर्म है, वह आदर्शों को कोसों दूर है। अमेरिका में लोगों के शासन के बजाय शक्ति अभिजनों यानी कि संघीय राजनेता, सैन्य पदाधिकारीगण व वाणिज्यिक घरानों का शासन होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 689 है कि जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बहिर्पन की स्थिति में नहीं है। तो ये किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा मिशेल फूको। मिशेल फूको का है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा मिशेल फूको का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फूको की शक्ति की अवधारणा को समझने के लिए हमें इसकी नकारात्मक परिभाषा देनी चाहिए। शुरुआत इसकी हम इस तरह से करें, हमें समझना चाहिए कि शक्ति किसे नहीं कहते। शक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राथमिक रूप से विनाशकारी और नकारात्मक है। इस नकारात्मक लक्षणों का उल्लेख करने के बाद फूको इस की व्याख्या में लिखते हैं कि शक्ति राज्य में नहीं अपितु सभी स्थानों पर देखने को मिलती है। यह सार्वभौमिक है। इसे कारागृह में देखा जा सकता है, अस्पताल में, विश्वविद्यालय में, स्कूल में, मनोरोग चिकित्सक दवाखाने में और सभी जगह में देखा जा सकता है। स्वयं मनुष्य का शरीर ही शक्ति का घर है, क्योंकि सभी जुल्म, दमन और त्रासदी अंतोगत्वा इसी शरीर को उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में फूको का कहता है कि शक्ति जहाँ जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है और फिर भी यह परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी बहरीपन की स्थिति में नहीं है। अपने इसी थीसिस के आधार पर फूको का निष्कर्ष है कि शक्ति का कोई भी मुकाबला स्थानीय स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 690 है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 690 में कि निम्नलिखित में से किसने शक्ति अविभाजन के अपने अध्ययन में सैन्य उद्योग गठजोड़ के विषय में प्रभाव पर ध्यान आकर्षित किया है?
तो क्वेश्चन नंबर 690 का इसमें राइट आंसर होगा सी राइट्स मिल्स, सी राइट्स मिल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा सी राइट्स मिल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अमेरिकी समाज वैज्ञानिक सी राइट्स मिल 1916 से 1962 में अपनी प्रसिद्ध चर्चित कृति द पावर इल्ड्स 1956 के अंतर्गत विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का एक नया संस्करण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिसे उसने शक्ति विशिष्ट वर्ग की संज्ञा दी है। मिल्स ने समाज का जो जटिल चित्रण प्रस्तुत किया था, उसकी धुरी शक्ति की संकल्पना थी। उसी ने यह संकेत दिया कि विभिन्न समाजों और विभिन्न युगों में शक्ति के रूप बदल जाते हैं, परंतु शक्ति सदैव समाज के जीवन का केंद्र बिंदु रहती है। मिल्स ने यह दावा किया कि युद्धोत्तर अमेरिका में राजनीतिक, सैनिक और उद्योग जगत का गठजोड़ का शासन है। राष्ट्रीय स्तर के सभी निर्णयों में इनका प्रच्छन्न एकाधिकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हावी रहता है। फिर जनसंपर्क के साधन भी इसी प्रक्रिया का विकृत कर देते हैं। ऐसे विचार प्रस्तुत करने से मिल्स ने सामाजिक बंधनकर्ताओं से आगे बढ़ करके सामाजिक आलोचना की भूमिका संभाल ली है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 691 है कि किसका संबंध शक्ति अविभाजन की अवधारणा से है। तो किसका संबंध शक्ति अविभाजन की अवधारणा से है, ये है सी राइट्स मिल का। सी राइट्स मिल का ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सी राइट्स मिल का शक्ति अभिन्न की अवधारणा से है। तो अभिजन की अवधारणा से है। मिल्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द पावर इल्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 692 है कि शक्ति अभिजन की सिद्धांत किसने दिया है। शक्ति अभिजन का सिद्धांत ये दिया है सी राइट्स मिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा सी राइट्स मिल के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शक्ति अभिजन का सिद्धांत सी राइट्स मिल ने दिया है। मिल्स ने शासक वर्ग के शब्दों को उचित न मानकर उनके स्थान पर शक्ति अभिजन की शब्द का प्रयोग किया है। वह शक्ति में आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक धाराओं को मिला करके शक्ति अभिजन शब्द गढ़ता है। यह वर्ग सामाजिक दृष्टि से उच्च स्तरीय, सामंजस्यपूर्ण, एकता युक्त तथा लोक नियंत्रण को अस्वीकार करने वाला होता है। मिल्स के अनुसार हम शक्ति की व्याख्या शक्ति के साधन रूप में कर सकते हैं। शक्ति अभिजन वे हैं जो आदेश देने वाले पदों को धारण करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 693 है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है। ये परिभाषा है रॉबर्ट डहल की है। रॉबर्ट डहल, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा रॉबर्ट डहल का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रॉबर्ट्स डहल 1915 से 2014 तक एक राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीतिक के प्रोफेसर थे। उन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। डहल की इसमें प्रमुख रचनाएं हैं हु गवर्नमेंट्स, जो कि ये 1961 में, ऑन डेमोक्रेसी 1998, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्राइटिस ये जो कि 1989 का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 694 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 694 में इसमें दिया गया है लॉर्ड एक्टन ये जो कि शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है, तो ये दूसरा सही है। लासवेल का शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में ये सहभागिता देती है, तो ये तीसरा सही है। पायर्टो ये जो कि पायर्टो का है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, तो पहला सही है। रॉबर्ट डहल ये जो कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान सहित करती है, प्रतिमान है जो सत्ता, आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है, तो इसका चौथा सही है। इसमें ए का दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
इतिहास कुलीनों का कब्रिस्तान है, ये कौन कहा है? तो ये पैरेटो के द्वारा कहा गया है। शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुशता शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है, ये लॉर्ड एक्टन का है। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है, ये लासवेल का है। राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है, ये रॉबर्ट डहल का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 695 है कि जो राज्य पड़ोसी राज्यों के बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं, वे कौन से हैं? तो जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं, वे कौन से हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अधिकार राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अधिकार राज्य कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं, वे राज्य क्या कहलाते हैं? तो अधिकार राज्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 696 है कि शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदिक तत्व क्या है? इसमें निर्भेदिक तत्व वैधता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, वैधता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैधता जो कि वास्तव में शक्ति एवं सत्ता प्राधिकार के बीच की कड़ी है। मानव संबंधों के क्षेत्रों में यदि शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाएगा तो उसमें अस्थायित्व तो आ जाता है। कोई भी शासक शक्ति को सहारे धरती पर शासन करता है, परंतु वैधता के सहारे वह लोगों के हृदय पर शासन करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 697 है कि प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 697 का इसमें राइट आंसर होगा, उसे देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उसे देखा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शक्ति और सत्ता के समान प्रभाव भी एक राजनीतिक अवधारणा है जिसे भौतिक वस्तु के समान देखा नहीं जा सकता है। शक्ति का वैध रूप प्रभाव है जिसके कारण प्रभुसत्ता की आज्ञाओं का पालन लोग संभवतः करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 698 है कि निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा माओ तेस्तुंग। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैनिक और राजनीतिक शक्ति के घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए माओ ने 1938 में कहा कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 699 है कि निम्न कथनों में से कौन सा वैधता का आशय बताता है? तो वैधता का आशय इसमें से कौन सा कथन बताता है? तो इसका तात्पर्य है कि ऐसी अवस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैधता का आशय है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वैधता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा समाज वैज्ञानिक शास्त्री मैक्स वेबर ने किया है। वैधता समाज में कानून को सर्वमान्य सहमति प्रदान करवाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 700 है, वैध शक्ति मानी जाती है। वैध शक्ति मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सत्ता यानी कि प्राधिकार। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सत्ता या प्राधिकार वैध शक्ति मानी जाती है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है करिश्माती या चमत्कारी सत्ता, दूसरा है परंपरागत सत्ता, तीसरा है विवेक या विधि सम्मत सत्ता। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 701 है कि शक्ति की अवधारणा के रूप में समूह सिद्धांत मानता है कि, आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया पहला है कि समूह प्रायः स्वायत्त और विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि समूह अंतर्निर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं, ये भी सही है। समूहों को वर्चस्ववादी और आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा वाला क्या है, सही है। पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा वाला क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा इसमें सही है।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समूह सिद्धांत के संबंध में कथन फर्स्ट, कथन सेकंड क्या था, सही था। समूह सिद्धांत की अवधारणा का प्रमुख प्रवक्ता आर्थर बेंटले है। कौन है? आर्थर बेंटले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 702 है कि शक्ति और सत्ता को होना चाहिए, ये औचित्यपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, औचित्यपूर्ण होना चाहिए। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शक्ति व्यक्तियों, समूह तथा भौतिक परिस्थितियों की प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। सत्ता के बिना शक्ति असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य तथा अनिश्चित होती है। सत्ता निश्चित, स्पष्ट तथा प्रकट होती है, अतः शक्ति और सत्ता को औचित्यपूर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 703 है कि मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नंबर 703 का इसमें राइट आंसर होगा वेबर का है, वेबर का है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, वेबर का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वेबर के अनुसार युगों पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं और मान्यताओं के कारण परंपरागत सत्ता में समादेश का पालन किया जाता है। चमत्कारी सत्ता में वैध का आधार केवल करिश्मा होता है। वह अपने प्राधिकार का प्रयोग तब कर सकता है जब तक यह सिद्ध होता रहे कि वह मान्यता प्राप्त करता है और अनुयायियों को संतुष्ट कर सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 704 है कि पोप के लौकिक शक्ति का उदय और प्रभाव तथा राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष, ये ही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन जिंतन चक्कर काटता रहता था। यह कथन है कि यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 704 का इसमें राइट आंसर होगा। ये कथन किसका है? ये कथन है गेटले का। गेटले ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, गेटल का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, गेटल। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार आर जी गेटल का कथन है कि पोप की लौकिक शक्ति का उदय और प्रभाव तथा राजाओं और सम्राटों साथ उनका संघर्ष ये है कि प्रमुख विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 705 है। क्वेश्चन नंबर 705 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन माइकल फूको के शक्ति संबंधित विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो 705 का इसमें राइट आंसर होगा ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति माइकल फूको के शक्ति संबंधित विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 706 है कि निम्न में से क्या पडुआ के मार्सिलियस की प्रमुख पाठ्यपुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस के प्रमुख मूल भाव है? ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 706 का इसमें राइट आंसर होगा कि सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथलिक विरोध तर्क। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क मार्सिलियोस ऑफ पेडुआ की प्रमुख पाठ्यपुस्तक है द डिफेंडर ऑफ पीस प्रमुख मूल भाव है। क्वेश्चन नंबर 707 है कि शक्ति पैसे की तरह है, यह कथन किसका है? 707 का इसमें राइट आंसर ये कथन टालकाट का है, टालकाट का है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, टालकाट का है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि टालकाट पर्सन का है जिसमें उन्होंने शक्ति व पैसे की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक स्वरूप की चर्चा की। वह निष्कर्ष निकाला कि शक्ति का व प्रभाव के संस्थानिक कार्य होते हैं जो कि वास्तव में पैसे की कार्यात्मक प्रकारों के मिले जुले होते हैं। दोनों एक ही समूह एकता स्थापित करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 708 है कि निम्नलिखित में से कौन मिशेल फैकाल्ट के शक्ति संबंधित विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? ये कौन करता है? ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति मिशेल फोकाल्ट के संबंध में शक्ति विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 709 है
कि निम्नलिखित में से क्या अन्ना आरंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 709 का इसमें राइट आंसर होगा कि आत्मपरकताओं की निर्माता आत्मपरकताओं की निर्माता ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आत्मपरकताओं के निर्माता अन्ना ऑरेंट की शक्ति संकल्पना से संबंधित नहीं है। अन्ना ऑरेंट जर्मन अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उनकी 18 किताबें और अनेक लेख एक पक्षीय धर्म से लेकर साहित्य विज्ञान तक के विषयों पर राजनीतिक सिद्धांत पर अस्थायी प्रभाव पड़ा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 710 है कि निम्न में से वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें शक्ति विभाजन सिद्धांत सूत्रित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 710 का इसमें राइट आंसर होगा दी स्पिरिट ऑफ लॉज। दी स्पिरिट ऑफ लॉज ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सर्वप्रथम शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। शक्ति विभाजन की अभिप्राय शासन के अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इसका स्पष्ट उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था में देखा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 711 है कि इनमें से क्या राष्ट्रीय शक्ति यानी कि सत्ता का तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति सत्ता का तत्व नहीं है? 711 का इसमें राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव ये जो कि इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जिस सामर्थ्य से राज्य दूसरे से अपनी इच्छा मनवाता है और दूसरे राज्यों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करता है, उसे सामर्थ्य को शक्ति कहा जाता है। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, रक्षा, तकनीकी आदि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव राष्ट्रीय शक्ति के तत्व नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 712 है, शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता किसका नतीजा है? तो क्वेश्चन नंबर 712 का इसमें राइट आंसर होगा उदार सोच का। उदार सोच का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा उदार सोच का। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता उदार सोच का नतीजा है। राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से राजनीतिक है। सत्ता वैधता युक्त शक्ति होती है। सत्ता का नियमतः वस्तुतः राजनीतिक होती है। यह अपने आप में प्रभाव एवं मंशा की भी धारणा करती है। सत्ता की यह व्याख्या मूलतः उदारवादी विचारों से प्रेरित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 713 है कि राजनीतिक बाध्यता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 713 का इसमें राइट आंसर होगा राजनीतिक बाध्यता का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा कानून के प्रति जवाबित आज्ञाकारिता का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजनीतिक बाध्यता का अर्थ कानून के प्रति जवाबित आज्ञाकारिता का है। अर्थात राजनीतिक बाध्यता व्यक्ति को यह अधिकार भी देता है कि आज्ञा के गैर वाजिब होने पर उसका पालन न करे अथवा उस आज्ञा का विरोध करें। फिर क्वेश्चन नंबर 714 है कि यह कथन किसका है कि निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह है? तो यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह है? क्वेश्चन नंबर 714 का इसमें राइट आंसर होगा टालकाट पार्सन्स का है। टालकाट पार्सन्स का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अमेरिकी समाज वैज्ञानिक टालकाट पार्सन्स का अभिमत है कि शक्ति क्या है? पैसा की तरह है। द स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ द सोशल सिस्टम, ये जो कि 1983 में अमेरिकन सोसाइटी टूवर्ड ए थ्योरी ऑफ सोशल कम्युनिटी एडिटिंग 2007 आदि इनकी जो कि प्रमुख पुस्तकें हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 715 है कि वैधता के वेबर उपागम के विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा वैधीकरण संकट की विकसित किया गया है? तो इसमें कौन सा विकसित किया गया है वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में? तो क्वेश्चन नंबर 715 का इसमें राइट आंसर होगा ये किया गया है हैबरमास और ओफे द्वारा। हैबरमास और ओफे द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि वैधता शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। वैधता से शक्ति को तार्किकता व स्थायित्व मिलता है। वैधता द्वारा जनमत शक्ति को स्वीकार करता है। हैबरमास और ओफे द्वारा वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधकीकरण संकट विकसित किया गया है। नव मार्क्सवादी विचारक हैबरमास के अनुसार पूंजीवादी समाजों में सदैव वैधता संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था विषमता मूलक होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 716 है कि राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से होती है, डैश मुख्य रूप से होती है, तो ये होता है राजनीतिक। राजनीतिक ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, राजनीतिक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से राजनीतिक है। सत्ता वैधता युक्त शक्ति होती है। सत्ता का नियमतः वस्तुतः राजनीतिक होता है। यह अपने आप में प्रभाव एवं मंशा भी धारण करती है। सत्ता की यह व्याख्या मूलतः उदारवादी विचारों से प्रेरित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 717 है। क्वेश्चन नंबर 717 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ये कैटलिन किया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, कैटलिन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिकल्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्हें राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 718 है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है? इसमें सापेक्ष है। सापेक्ष है, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, सापेक्ष है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है कि अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 719 है कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? ये हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, इंग्लैंड में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति में तत्कालीन निरंकुश नरेश जेम्स सेकंड की सत्ता के विपरीत क्रांति थी। उसमें उनकी सत्ता को मात दिया गया। तदुपरांत इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 720 है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? यह कथन पेरेटो का है। पेरेटो का है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, पेरेटो का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पेरेटो ने इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान कहा है। उनका मत है कि हर एक काल में सामाजिक पटल पर बहुत गिने चुने लोग ही शासन की भागीदारी में विशेष जागरूक से भाग लेते हैं। आम जनता इन कुलीन लोगों की मात्र अनुवर्तित ही रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 721 है कि निम्नलिखित में से किसने प्रबंधकीय क्रांति की बात कही है? ये किसने कहा है? तो 721 का इसमें राइट आंसर होगा जेम्स बर्नहम। जेम्स बर्नहम के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जेम्स बर्नहम। संभ्रांतवादियों ने मार्क्स के सूत्र को कुछ सीमा तक स्वीकार किया है, साथ ही उन्हें इसे मध्यम मार्गी मोड़ दिया है ताकि समुचित व्यवस्था को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी कार्यवाही के उत्प्रेरक के रूप में उद्घाटित होने से बचाया जा सके। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राजनीतिक निपुणता अथवा इसका अभाव यही है निर्धारित करता है कि कौन शासन करेगा तथा सत्ता किस प्रकार हस्तांतरित हो सकती है। आर्थिक तत्व वस्तुतः महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु यह बात दृष्टि से ओझल नहीं की जा सकती है। राजनीतिक संसाधनों के द्वारा संभ्रांत वर्ग की आर्थिक शक्तियों को नियंत्रण समायोजित तथा यहाँ तक कि उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था को भी संभ्रांतों की राजनीतिक अथवा जिसे बर्नहोम ने प्रबंधकीय क्रांति राजनीतिक प्रक्रिया कहा है उसे मुक्ति नहीं माना जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 722 है। इसमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें कथन में कहा जा रहा है कि नेता जब एक बार शक्ति की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज नीचे नहीं गिरा सकती, जो कि सही है। माइकल्स के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं, ये भी सही। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि माइकल से ने
राजनीतिक दल की और उसकी संरचना में नेतृत्व की भूमिका का विवेचना करते हुए अल्पतंत्र का लौह नियम प्रतिपादित किया है। इसके अलावा माइकल्स के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 723 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, शक्ति एक पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, शक्ति एक पक्षी होता है। शक्ति की संकल्पना कभी भी एक पक्षी नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 724 है कि किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? तो इसमें पहला दिया गया कि संविधान में परिवर्तन, जो कि सही है। एक शासन वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा स्थापित होता है, ये भी सही है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन, ये भी सही है। इसमें चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, चारों इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्रांति मूलतः व्यवस्था में आमूल परिवर्तन को कहते हैं। इसे ही संविधान में परिवर्तन एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप से भेद होता है तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन आदि, जो कि इसके प्रमुख तत्व होते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख विचारधाराएं: उदारवाद, अनुदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, फाशीवाद, अधिनियम तंत्र। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 725 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 725 में दिया गया है कि एक स्वप्नदार्शिक समाजवादी का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि जिसके विचार अव्यवहारिक हों, जिसके विचार क्या हों, अव्यवहारिक हों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वप्न आदर्शी समाजवादी का अर्थ है यथार्थ से अलग विचार रखना। कार्ल मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती समाज को स्वप्नदर्श समाजवाद की संज्ञा दी है, स्वप्नदर्शी समाजवाद की संज्ञा दी है, क्योंकि वह यथार्थ से एकदम कटा हुआ था। मार्क्स के पूर्ववर्ती सिद्धांतकारों ने समाज की तत्कालीन दशा से उबर करके अपने मन के असंतोष को स्वप्न लोक की मधुर कल्पनाओं से बतलाने की कोशिश की है। उन्होंने यह कल्पना की थी कि इस स्वप्न लोक में धनवान और निर्धन का भेद मिट जाएगा, संपत्ति सबकी साझी होगी और अन्याय का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। स्वप्नदर्शी समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और रॉबर्ट ओवेन के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 726 है कि सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया है? ये मुसोलिनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मुसोलिनी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने किया था। सर्वाधिकारवाद वह राजनीतिक सिद्धांत है जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है। यह विचारधारा जनता के दैनिक जीवन के समस्त पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 727 है कि निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रवर्तक है? क्वेश्चन नंबर 727 का इसमें राइट आंसर होगा जे.एस. मिल है, ये सही है। टी.एच. ग्रीन, ये भी सही है। एल.टी. हाउस, ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी इसमें सही हैं। उपरोक्त में से सभी विचारक सकारात्मक उदारवाद के समर्थक और सकारात्मक उदारवाद को सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। इन्होंने राज्यों को एक आवश्यक अच्छाई माना है। इनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 728 है कि वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 728 के इसमें राइट आंसर होगा ये मार्क्सवाद के रूप में, मार्क्सवाद के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मार्क्सवाद के रूप में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ्रेडरिक एंगल्स के कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। मार्क्स ने यद्यप कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द को प्रयोग नहीं किया, किंतु उन्होंने टोपियन समाजवाद की आलोचना की है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 729 है
कि समाजवाद शब्दावली का प्रथम प्रयोग हुआ था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट ओवेटन के द्वारा। रॉबर्ट ओवेटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, रॉबर्ट ओवेटन के द्वारा। समाजवाद जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1827 में रॉबर्ट ओवेन के विचार प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिकाओं ओ नाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भाव को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 730 है कि निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथी का प्रमुख विचारक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 730 के इसमें राइट आंसर होगा हार्बर्ट मार्क्यूस। हार्बर्ट मार्क्यूस ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हार्बर्ट मार्क्यूस को नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है। अन्य विचारकों में मैक्स हर्खमायर एवं थियोडोरो एंड्रोनो। इन्होंने पूंजीवाद समाज की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें मानव पराया हो गया है, मानवीय स्वतंत्रता विलुप्त हो गई है और इस तकनीकी प्रगति के युग में मानव अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं से विमुख हो गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 731 है कि समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। यह कथन संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये कथन CEM जोड़ का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, CEM जोड़ का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिक समय में समाजवाद बहुत अधिक लोकप्रिय है और प्रत्येक देश द्वारा अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया है, अतः इसने अपनी मौलिकता खो दी है। समाजवाद की इतनी अधिक लोकप्रिय के कारण इस समाजवाद का रूप बहुत अधिक स्पष्ट हो गया है, अस्पष्ट हो गया है। इसीलिए CEM जोड़ ने कहा है कि समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 732 है। कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि उदार संविधान शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है, जो कि ये क्या है? गलत है। शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण स्वेच्छाचारियों की ओर ले जा सकता है, ये सही है। तो इसमें ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है, आर सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उदार जो कि संविधान शासकीय शक्तियों के विकेंद्रण पर बल देता है, न कि संकेंद्रण पर। इस तरह कथन क्या है? असत्य है। अशासकीय शक्तियों के संकेंद्रण स्वेच्छाचारियों पर बल देता है, इस तरह कथन आर क्या था? सही था। कारण आर सही था इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 733 है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में यह घोषणा की कि चीनी की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 733 का इसमें राइट आंसर होगा 14वीं ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 14वीं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से शंघाई में CCP ने अपनी पहली कांग्रेस का आयोजन किया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 14वीं राष्ट्रीय कांग्रेस 12 से 18 अक्टूबर 1992 को बुलाई गई थी। इसमें घोषणा की गई कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 734 है कि निम्न में से कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 734 की इसमें राइट आंसर होगा लॉस्की। लॉस्की ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा लॉस्की। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। स्वेच्छातंत्रवाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया कि प्रचलित उदारवाद के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया। स्वेच्छातंत्रवाद व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करता है। यह उन सब संस्थाओं से व्यक्ति की मुक्ति की कामना करता है। उसकी विश्व दृष्टि को सीमित करती है। राजनीतिक क्षेत्र में स्वेच्छातंत्रवाद यह मांग करता है कि मनुष्य को अपनी उन्नत और समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए उसकी आर्थिक गतिविधियों को सब तरह से प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए।
स्वेच्छातंत्रवाद के जनकों में F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नाजिक का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लास्की स्वेच्छावाद से संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 735 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों यानी कि दलों का अगुवा बताई गई है। ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 735 की इसमें राइट आंसर होगा ब्रिटिश लेबर पार्टी। ब्रिटिश लेबर पार्टी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा ब्रिटिश लेबर पार्टी। ब्रिटिश लेबर पार्टी को विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताया गया है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय प्रणाली की यह विशेषता होती है कि जिसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 736 है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है। इसमें कौन सा भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्पन्न एवं वितरण के साधनों पर समूह स्वामित्व। ये जो कि क्या है, इससे भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ। उदारवादी के अनुरूप ही यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का पक्षधर रहा। जनता को लिखने, बोलने, अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने, सरकार के कार्यों की जानकारी रखने तथा उसकी आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। लोकतंत्रीय सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन का संचालन जनता के द्वारा होना चाहिए क्योंकि शासन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 737 है कि यह विचार कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध डैश से जुड़ा हुआ है। तो ये उदारवादियों से ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा उदारवादियों से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वतंत्रता और न्याय में घनिष्ठ संबंध है। यह विचार उदारवादियों से जुड़ा है। स्वतंत्रता और कानून के परस्पर संबंध के विषय में यह कहा जा सकता है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं वरन स्वतंत्रता की रक्षा और उसमें वृद्धि करते हैं। इस संबंध में समग्रतावादी, सर्व सत्तावादी, आदर्शवादी का विचार प्रमुख होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 738 है कि समाजवादी राज्य को मानते हैं। समाजवादी राज्य को मानते हैं तो इसका राइट आंसर होगा एक सकारात्मक अच्छाई। एक सकारात्मक अच्छाई ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। वे जनहित संबंधित सभी कार्यों एवं उत्पादनों के साधनों का समाजीकरण करके उसमें जन साधारण के हित में प्रयोग करना चाहते हैं। नोट में दिया गया है, नोट फर्स्ट में, कि समाजवाद के समर्थक विद्वान राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हुए उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। जबकि मार्क्सवाद साम्यवाद जो कि ये वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक विद्वान राज्य को एक शोषण उपकरण मानते हुए उत्पादन और वितरण के साधन पर समाज यानी कि सर्वाहार वर्ग का नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा है कि समाजवाद संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वैचारिक परिवर्तन के द्वारा एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जबकि मार्क्सवाद साम्यवाद वैज्ञानिक समाजवाद हिंसा के द्वारा, क्रांति के द्वारा, तलवार के बल पर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 739 है कि किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। ये किसके द्वारा कहा गया है। ये कहा गया है कार्ल पापर का ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कार्ल पापर जो कि मार्क्सवाद का आलोचक, वह मार्क्सवाद को स्वतंत्रता का विरोधी मानता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पापर का कहना है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 740 है। क्वेश्चन नंबर 740 में कहा जा रहा है कि किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के एक मध्य समझौता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है। ये कहा गया है हॉबमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा हॉबमैन के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कल्याणकारी राज्य साम्यवाद का तथा अनियंत्रित व्यक्तिवाद से अलग माध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। इसी संदर्भ में हॉबमैन जी का कहना है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर नियंत्रित व्यक्तिवाद के माध्यम एक समझौता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव उदारवाद से ही हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 741 है
कि किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 741 का इसमें राइट आंसर होगा स्टालिन। स्टालिन ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा स्टालिन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कार्ल मार्क्स को समाजवाद यानी कि वैज्ञानिक का जनक माना जाता है। रूसो ने लेनिन के द्वारा 1917 में प्रथम समाजवादी क्रांति का संचालन किया गया। यह विश्वास व्यक्त किया गया कि यही से पूरे विश्व में समाजवाद को आगे बढ़ाएगा। लेनिन के बाद रूसो में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसमें स्टालिन विजयी होता है और उसने समाजवाद के सिद्धांतों में परिवर्तन करते हुए एक देश में समाजवाद का सिद्धांत दिया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 742 है कि निम्नलिखित में से किसको एक अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो किसको अहस्तक्षेप सिद्धांत कहा जाता है? ये व्यक्तिवाद का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा व्यक्तिवाद का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्यक्तिवाद एवं उदारवाद का मूल सिद्धांत है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। लॉक, हार्वर्ड, स्पेंसर, मिल, एक्टन आदि जो कि प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 743 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद के संबंधित नहीं है? तो मार्क्सवाद से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये यद्भाव्यम ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर ये जो कि इसमें नहीं है यद्भाव्यम। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, परायेपन का सिद्धांत आदि मार्क्सवाद की मुख्य विचारधाराएं हैं। यद्भाव्यम का संबंध उदारवादी सिद्धांत से है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 744 है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो सकारात्मक उदारवादी इसमें कौन है? तो एच जे लॉस्की ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद की अवधारणा ने पूंजीवाद को पोषित किया, जिसके कारण समाज दो वर्गों में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में बंट गया। परंपरा उदारवादी सरकार गरीबों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध नहीं थी, जिसके कारण मार्क्सवाद और साम्यवाद का जन्म हुआ। इन दोनों विचारधाराओं से अपने अस्तित्व पर आए संकट के डर से उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया और निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने की वकालत की। जे.एस. मिल ने उदारवाद का सकारात्मक स्वरूप इस विचारधारा का समर्थन टी.एच. ग्रीन, लॉस्की, मैकाइवर, हाबहाउस आदि ने किया है। सकारात्मक उदारवाद के निम्न विशेषताएं हैं। इसमें कौन कौन सी विशेषता है? इसमें है कल्याणकारी राज्य पर बल देना, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देना, सकारात्मक स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों पर बल देना, राज्य के सामाजिक हित के संदर्भ में हस्तक्षेप का समर्थन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 745 है कि आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? क्वेश्चन नंबर 745 किसमें राइट आंसर होगा? ये न्यूनतम राज्य पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा न्यूनतम राज्य पे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के साथ उसके संबंधों के कार्य क्षेत्र के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हुए आधुनिक समय में उदारवाद व्यक्ति की बजाय समाज के हितों को प्राथमिकता देता है। इसी कारण से आज राज्य को कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी विचारक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे इसके लिए राज्य को मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कुछ हनन ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार नवीन उदारवाद दृष्टिकोण का राज्य के प्रति सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। यह न्यूनतम राज्य की अवधारणा पर विश्वास नहीं रखता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 746 है कि प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफरसन किस प्रकार अभिलक्षित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 746 इसमें राइट आंसर होगा सतत्व उदारवाद पे। सतत्व उदारवाद पे ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा सतत्व उदारवाद पे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सीबी मैकफरसन के अनुसार प्रारंभिक उदारवादी चिंतन एक अव्यक्त धारणा पर आधारित रहा है और यह धारणा आज भी उसके साथ जुड़ी हुई है। इस धारणा को मैक्सफरसन ने स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी है। इसमें यह विचार निहित है कि व्यक्ति वस्तुतः अपने अपने शारीरिक और क्षमताओं का स्वामी है। इसके
लिए वह समाज का ऋण बिल्कुल नहीं है। अतः इनकी सहायता से व्यक्ति जो अर्जित करता है वह उसकी अपनी संपत्ति बन जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 747 है कि निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है? अधिनायकवादी सिद्धांत ये कहा गया है, कार्प पापर को कहा गया है और हैना और एडेंट को कहा गया है। इसमें पहला और तीसरा वाला सही है, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पहला तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मार्क्स ने राज्य तथा समाज जिस प्रकार की वर्गीकृत किया है उससे समाज के कई वर्गों में बांटा जा सकता है और राज्य एक शोषणकारी यंत्र साबित होता है। राज्य के इस प्रकार वर्गीकरण तथा उसके कार्य व्यवहार से मानव समाज की स्वतंत्रता बाधित होती है। इन्हीं के विचारों की आलोचना पापर तथा अन्य हारेंट की द्वारा की जाती है तथा मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा जाता है। कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड स्टेट एनिमीज में मार्क्सवाद को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व में विकास में बाधा बनता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 748 है, उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा, सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद, ये सबसे पहले आएगा नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद के बाद इसमें सकारात्मक उदारवाद, ये दूसरे नंबर पे आएगा सकारात्मक उदारवाद। फिर उसके बाद समतावादिता, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे बात पे स्वेच्छातंत्रवाद, ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, फिर उसके बाद समतावादिता आता है, फिर उसके बाद स्वेच्छातंत्रवाद आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 749 है, आपको बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 749 में। तो फांसीवाद इटली का है, ये जो कि इसमें क्या है, सही है। फांसीवाद इटली का है, ये सही है। इसमें नाजीवाद कहाँ का है? तो जर्मनी का है, यहाँ फ्रांस दिया गया है, गलत है। गिल्ड समाजवाद ये कहाँ का है? गिल्ड समाजवाद ये जो कि ब्रिटेन का है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है फेबियनवाद, फेबियनवाद ये जो कि ब्रिटेन का है, सोवियत संघ दिया गया है, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही क्या है, इसमें सही सुमेलित है। ये यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नाजीवाद जो जर्मनी का, गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन का, फांसीवाद ये इटली का और फेबियनवाद ये जो कि ब्रिटेन का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 750 है कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है। तो ये किसको इंगित करता है? तो 750 किस में राइट आंसर होगा? सर्वाधिकारवादी राज्य को, सर्वाधिकारवादी राज्य को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सर्वाधिकारवादी राज्य वह राज्य है जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है और लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण या लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का समर्थ करता है। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, सर्वाधिकारीवादी राज्य का उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 751 है, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है मुसोलिनी के द्वारा। मुसोलिनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मुसोलिनी के द्वारा कहा गया है। ये भी यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुसोलिनी फाशीवाद के मूल प्रणेता है। फाशीवाद का आंग्ल पर्यायवाची फाशिज्म है। इटालियन भाषा के फैसियो से शब्द से निकला है जिसका अर्थ इटालियन भाषा में लड़कियों का बंधा हुआ बोझ व गट्ठर होता है। मुसोलिनी के अनुसार जो लोग विश्व शांति की बात करते हैं वे कायर हैं, क्योंकि विश्व शांति कभी भी संभव नहीं है। शांति तो एक ऐसा तालाब के समान है जहाँ पानी ठहर कर गंदा हो जाता है। बिना युद्ध के कोई मनुष्य जाति, समाज या राज्य उन्नति नहीं कर सकता है। युद्ध नितांत स्वाभाविक है और मानव जीवन को पूर्ण युद्ध में ही है। इसीलिए मुसोलिनी ने कहा है कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 752 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है क्वेश्चन नंबर 752 में। तो इसमें दिया गया है यूटोपियन समाजवाद ये जो कि सेंट साइमन का है, सेंट साइमन, तो इसका चौथा सही है। फेबियन समाजवाद ये जो कि
सिडनी वेब का है, सिडनी वेब तो तीसरा सही है। वैज्ञानिक समाजवाद ये जो कि कार्ल्स मार्क्स का है, कार्ल्स मार्क्स का, तो पहला सही है। श्रेणी समाजवाद ये जो कि जीडीएच कोल का है, तो इसका दूसरा सही है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये भी यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूटोपियन समाजवाद जो कि सेंट साइमन का है, फेबियन समाजवाद ये सिडनी वेब का है, वैज्ञानिक समाजवाद ये जो कि कार्ल्स मार्क्स का है, श्रेणी समाजवाद ये जो कि जीडीएच कोल का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 753 है कि निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है। ये यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ये है ग्राहम वलास का, ग्राहम वलास का है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ग्राहम वलास का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिक व्यक्तिवाद सामूहिक के लिए स्वतंत्र की मांग करता है। उसके अनुसार राज्य व्यक्तियों का सामूहिक मात्र है तथा इसीलिए व्यक्तित्व हित की दृष्टि से जो कुछ ठीक है वही समाज और राज्य की हित की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तकों में सर नॉर्मन एंजिल, ग्राहम वलास, वेलांक, मिस फॉलेट मुख्य हैं। नॉर्मन एंजिल ने अपनी पुस्तक द ग्रेट इन्फ्लुएंस में आधुनिक व्यक्तिवाद से संबंधित विचार को प्रतिपादन किया है। ग्राहम वलास ने अपनी पुस्तक द ग्रेट सोसाइटी में सत्ता विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 754 है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है, ये भी यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। तो इसका जो संबंध है ये आदर्शवादियों से है, आदर्शवादियों से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, आदर्शवादियों से है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। यह वक्तव्य आदर्शवादियों से संबंधित है। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य सदाचार संबंधित आदर्शों का पालन करके ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और राज्य ऐसी बाह्य परिस्थितियां प्रदान करता है जिसके अंतर्गत रह करके ही सदाचार संबंधित नियमों का पालन किया जा सकता है। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्यतः रूप से कांट, हीगल, ग्रीन, बेंटले, बोस्के आदि विचारकों के द्वारा किया गया है। आदर्शवाद के कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कल्पनावाद, रहस्यवाद, तत्ववाद, निरंकुशतावाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 755 है कि अंधारवाद के मूल विश्वास है। तो अंधारवाद के मूल विश्वास क्या है? तो इसमें परंपरा है, पद, सोपानिकी और सत्ता है। सामाजिक डार्विनवाद ये जो कि गलत है, सामाजिक उदारवाद ये भी गलत है। तो इसमें ए और बी वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ए और बी इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुदारवादी समाज में विद्यमान परंपराओं, प्रथाओं एवं संस्थाओं को औचित्य सम्मान देते हैं। इनके अनुसार जिस प्रकार ईश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों के आधार पर इस विश्व का निर्माण किया गया है, ठीक उसी प्रकार इस मानवीय समाज का भी निर्माण किया गया है। यह पद सोपानिकता और सत्ता में विश्वास करते हैं। एडम बर्क ने प्राकृतिक कुलीन तंत्र का विचार दिया है। इसके अनुसार शरीर में अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में प्रत्येक वर्ग के कार्य अलग अलग होते हैं और समाज में विद्यमान विषमता का अभिप्राय भी शासन सत्ता का सम्मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 756 है, निम्नलिखित में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रोनाल्ड डवर्किन, रोनाल्ड डवर्किन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया रोनाल्ड डवर्किन जो कि 1931 से 2013 ने संसाधनों की समानता प्राप्त करते हेतु महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना शुरुआत की है। डवार्किन की समानता का तात्पर्य है अवसरों की समानता से है। उन्होंने विकलांगों, दिव्यांगों हेतु विशेष सुविधा का समर्थन करते हुए सामान्य शारीरिक अवस्था वाले लोगों के हेतु आरंभ में समान संसाधन वितरण पर बल दिया है। फिर उसके बाद आता है दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं को उन्हें पेंशन के नाम से जाना जाता है। ट्रैकिंग राइट्स, सीओशील्ड्स ये जो कि 1977 में, सवर्गेन वेरटून ये जो कि 2000 में। फिर उसके बाद इनकी जो कि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 757 है कि मार्क्सवादी के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा क्या है? तो इसकी जो मुख्य परीक्षा है वह है शोषण। शोषण ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, शोषण। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में संपत्तिशाली एवं पूंजीपति वर्गों के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण समाज के अन्य
की मुख्य जड़ है। इस शोषण को वैज्ञानिक बनाने के लिए बुजुर्गा वर्ग राज्य को यंत्र के रूप में प्रयोग करता है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य का जन्म ही शोषण के लिए हुआ है। इस प्रकार धनवान वर्ग शोषण को वैधानिक बनाने के लिए समय समय पर अनेक तरीके तकनीकी अपनाते हैं। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार शोषण समाज में अन्याय का मुख्य घटक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 758 है कि भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला किसने लिखी है। ये लिखा है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला ग्रेनविल ऑस्टिन की चर्चा रचना है। इस पुस्तक में प्रकाशन 1966 में हुआ था। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान के विशेषज्ञ तथा एक अमेरिकी इतिहासकार थे। 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर उनके लेखन के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया था। उनका देहावसान 2014 में हो गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 759 है कि इसमें कथन दिया गया है, अभिकथन और कारण दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है इसमें कौन सा सही है। तो अभिकथन में कहा जा रहा है कि अपनी पुस्तक सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक में एंग्लेस के ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है कि जो मानता है कि मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला अंतिम कारण समाज का आर्थिक विकास है, जो कि ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है कारण आर में कहा जा रहा है कि मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को उत्पादन और विनिमय के तरीके में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में समझाया गया है। ये भी सही, दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। कथन कारण दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 760 है कि निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें ए में कहा जा रहा है पहले में कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों का एक विकल्प उत्तर आधुनिकवादता के रूप में सामने आया है, जो कि ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद सेकंड में कहा जा रहा है कि उत्तर जो कि आधुनिकवादी उदारवाद को उसकी मूर्त श्रेणियों सभी लोगों के सार्वभौमिक अधिकारों जैसी श्रेणियों के लिए चुनौती देते हैं और विशिष्ट समूहों जैसे महिलाओं, आदिवासी, श्वेतों और औपनिवेशिक लोगों आदि के अधिकारों पर जोर देते हैं। तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें कथन सही है, दोनों इसमें सही है, पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिकतावाद आधुनिकी आधुनिकतावाद की अवधारणा का पुरजोर खंडन करते हैं। आधुनिकता की अवधारणा विश्व के समझने में विवेक व विज्ञान का प्रयोग करने का समर्थन करती है। इसका मानना है कि विज्ञान व विवेक का प्रयोग करके यह राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज और नैतिकता के संबंध में कुछ आधारभूत मानकों की स्थापना के माध्यम से सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है जबकि उत्तर आधुनिकतावाद मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सार्वभौमिक सर्वमान्य सिद्धांतों की अवधारणा को सिरे से खारिज करती है। इसका मानना है कि विमर्श, वाद विवाद और लोकतंत्र पर आधारित अनेक सिद्धांतों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मान्यता दी जानी चाहिए। इस प्रकार उत्तर जो कि आधुनिकतावाद ने समाज के विशेष समूहों के अधिकारों पर जोर दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 761 है कथन और अभिकथन और कारण इसमें दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें अभिकथन में कहा जा रहा है कि राष्ट्र के मानव उदारवादी आलोचकों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद की अवधि में अपने अस्तित्व के दौरान न ही भारतीय राज्य विकास हासिल करने में सक्षम हुए हैं और न ही गरीबी को दूर करने में। ये जो कि क्या है, सही है, ये सही है। फिर आर में कहा जा रहा है कारण आर में कहा जा रहा है कि उदारीकरण पूर्व चरण 1991 से पूर्व को भगवती जैसे नव उदारवादी द्वारा विकास और प्रति व्यक्ति आय की धीमी दर के चरण के रूप में और भारत की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में कमजोर प्रदर्शन के आचरण के रूप में माना जाता था। ये भी सही है, दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें क्या है, सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नव उदारवाद को समकालीन उदारवाद, सामयिक उदारवाद, नव दक्षिणपंथ तथा स्वेच्छातंत्रवाद इत्यादि नामों से जाना जाता है। नव उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद का नया रूप है जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विरोध के रूप में 1980 के दशक में अस्तित्व में आता है। फिर उसके बाद आता है कि भारत के नव उदारवादी आलोचकों का मानना है कि
स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय राज्य न तो विकास कर सके और न ही गरीबी को दूर कर सके। जगदीश भगवती जैसे नव उदारवादी विचारकों के द्वारा भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 से पूर्व की समय को विकसित मंद चरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 600 762 है। इसमें दिया गया कथन और उदारवाद की कमजोरी है। तो कौन सा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि उदारवाद की कमजोरी है? तो पहले में कहा जा रहा है कि एक तरफ यह स्वतंत्र का झंडा फहराता है और दूसरी तरफ यह समानता के लिए तर्क देता है, जो कि सही है। एक तरफ यह तो बाजार आधारित समाज के ढांचे को काम करता है और दूसरी तरफ सबको समान अवसरों का वादा करता है, तो ये भी सही। दोनों इसमें सही है। दोनों जो कि उदारवादी की कमजोरी है, इसमें दोनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उदारवाद आंग्ल भाषा की लिबरिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्रवाद। अर्थात उदारवाद स्वतंत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनन्य आस्था रखती है, जिसके चिंतन का केंद्रीय बिंदु है व्यक्ति स्वतंत्र। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करती है। फिर उसके बाद आता है इनका जनक जॉन लॉक हैं। ये जो कि 1632 से 1704 तक को माना जाता है। उदारवाद को राजनीतिक विज्ञान की प्रथम विचारधारा माना जाता है। उदारवाद जहाँ एक ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों के मध्यम समानता की बात भी करता है। उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत को समर्थन करते हुए बाजार आधारित सामाजिक बनावट को व्यक्त करते हैं। सभी लोग के अवसर की समानता की बात करता है, जो कि व्यवहारिक रूप में अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इस विचारधारा की कमजोर और विरोधाभास ही को ही प्रकट करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 763 है कि राजनीतिक विज्ञान के अंग्रेज विद्वान डैश ने एक बार लिखा, उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह नहीं अपितु दिमाग की आदत है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है हेराल्ड लॉस्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, हेराल्ड लॉस्की के द्वारा। हेराल्ड लॉस्की जो कि 1893 से 1950 तक ये 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख राजनीतिक चिंतन है, जिन्होंने अपनी चिंतन यात्रा में एक उग्र बहुलवादी के रूप में शुरू किया है, अंत में एक लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में किया है। लास्की ने चाहे एक बहुलवादी के रूप में चिंतन किया हो या लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में, मानव स्वतंत्रता मानव गरिमा सदैव उसके चिंतन का विषय रहा है। फिर उसके बाद आता है लॉस्की ने उदारवाद के रचनात्मक सकारात्मक रूप का समर्थन किया है, जिसमें राज्य की सकारात्मक की भूमिका पर जोर दिया जाता है। राज्य के द्वारा अपने नागरिकों की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। उदारवाद एक गतिशील विचारधारा रही है जो कि देश का काल परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप बदलती रहती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 764 है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की एक अन्य विशेषता है। इसकी क्या एक अन्य विशेषता है? तो इसकी अन्य विशेषता है मार्क्सवाद का। मार्क्सवाद का है ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सी वाला राइट आंसर होगा, मार्क्सवाद का है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कार्ल मार्क्स जो कि 1818 से 1883 ने पूंजीपतिवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे श्रमिकों के शोषण को उजागर करने हेतु अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मार्क्स का यह सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अतिरिक्त मूल्य का आशय उस मूल्य से है जिस एक श्रमिक वास्तव में पैदा करता है और जिसे वह प्राप्त करता है। इन दोनों मूल्यों के मध्य अंतर को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कि मूल्य के श्रम सिद्धांत का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जो यह बताता है कि किसी भी वस्तु की वास्तविक कीमत उस वस्तु के उत्पादन करने में प्रयुक्त श्रम के आधार पर तय की जानी चाहिए। अर्थात किसी वस्तु की कीमत एकमात्र निर्धारण तत्व श्रम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 765 है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे की मूल क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 765 के इसमें राइट आंसर होगा कि 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीपति के दुष्प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कार्ल मार्क्स जो कि ये 1818 से 1883 तक थे, 19वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख दार्शनिक था। इसके साम्यवाद यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन माना जाता है। मार्क्स ने पूंजी को ही समस्त सामाजिक बुराइयों की जड़ माना है। इसका मानना है कि पूंजी की वजह से ही समाज वर्ग यानी कि पूंजीपति और सर्वाहार वर्ग में बांटा जाता है। पूंजीपति वर्ग जो कि साधन संपन्न होता है उस समाज में, वही प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, जबकि सर्वाहार वर्ग जो स्वाधीन साधन विहीन होता है, अतः वह पराधीन वर्ग की स्थिति में आ जाता है।
चूंकि पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधन पर नियंत्रित होता है, अतः समस्त व्यवस्थाएं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों में कार्य करती है। इसीलिए सर्वहार वर्ग की स्थिति बंद से बदतर हो जाती है। मार्क्स को इसका एकमात्र समाधान क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी के समापन में नजर आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 766 है कि निम्नलिखित में से कौन समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 766 का इसमें राइट आंसर होगा ये है रॉबर्ट ओबसन। रॉबर्ट ओबसन है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, रॉबर्ट ओबसन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओबसन ने अपनी प्रसिद्ध पत्रिका ओ नाइट को कोऑपरेटिव में किया है। रॉबर्ट ओबटन जो कि ये 1771 से 1858 तक ये स्वप्न लोकवादी समाजवाद, ब्रिटिश समाजवाद, सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। इसका मानना था कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण में पर्यावरण यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक का अत्यधिक योगदान होता है। अच्छी परिस्थितियां अच्छे तथा बुरी परिस्थितियां बुरे चरित्र का निर्माण करती हैं। ओवन दरिद्रता को मानव जीवन का अभिशाप मानता था। दरिद्रता को ही वह मानव जीवन की समस्त बुराइयों को जड़ मानता था। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु उसने आदर्श समाज की स्थापना हेतु दो प्रयोग किए हैं। उसका प्रथम प्रयोग न्यू लेनार्क तथा दूसरा प्रयोग न्यू हार्मिक था। ओवटन ने ही बड़ी उम्मीद के साथ यह प्रयास किया था कि किंतु उसका प्रयास असफल रहा और ओवन ने स्वीकार किया है कि स्वप्न लोकीय समाजवाद का सितारा उसके जीवन का ही काल का अस्त हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 767 है। इस समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि सामान्य सामाजिक कल्याण निम्नलिखित में से किसका परिणाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 767 की इसमें राइट आंसर होगा व्यक्तिगत हित की अधिकतम कारणों का, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हुए उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन करता है। समाजवाद का लक्ष्य एक समतामूलक समाजवाद की स्थापना करना है, किंतु यह इसके लिए संवैधानिक साधनों, लोगों के वैचारिक बदलाव जैसी मार्ग का समर्थन करता है, न कि क्रांति का या हिंसा का। व्यक्तिवाद के विरोध स्वरूप आया हुआ समाजवाद व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के स्थान पर समाज के एक सदस्य के रूप में संपूर्ण समाज के विकास का समर्थन करता है। अर्थात समाजवाद समाज का विकास करना चाहता है, क्योंकि समाज के विकास में व्यक्ति का विकास अंतर्निहित है। इससे व्यक्तिगत ही हित स्वयं पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 768 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों का सप्त क्रांति दी है। तो क्वेश्चन नंबर 768 की इसमें राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राम मनोहर लोहिया। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि 1910 से 1967 तक भारत में समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने एशिया की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख करके समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है। लोहिया जी भारत में समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के पथ प्रदर्शक यानी कि अग्रदूत माने जाते हैं। लोहिया जी की भारत के सामाजिक संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे। डॉक्टर लोहिया ने इस क्रांतिकारी बदलाव को ही सप्त क्रांति की संज्ञा दिया है। अधोलिखित रूप में इस प्रकार लैंगिक समानता, रंगभेद पर आधारित असमानता का अंत, जातिगत असमानता का समापन, उपनिवेशवाद का अंत और विश्व सरकार का निर्माण, निजी संपत्ति आधारित आर्थिक समानता का अंत, व्यक्तिगत अधिकारों के हनन का विरोध, युद्ध शास्त्रों का विरोध और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों की स्वीकृति। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 769 है। कथन और कारण दिया गया है, आपको पढ़ करके इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों के साम्यवाद और फासीवाद की तुलना में उदारवाद लोकतंत्र की ताकत स्पष्ट है, क्योंकि इसमें आम लोगों की उचित पहचान के लिए एक बेहतर तंत्र बनाया है, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र आज अर्थशास्त्र के लिए उतना ही आवश्यक हो गया है जितना कि यह राजनीति के लिए है, और इसका तात्पर्य यह है कि विकास, आर्थिक समानता और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दे की गारंटी किसी भी सरकार को देनी होगी। ये भी सही है, दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों इसमें सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ्रांसिस फुकुयामा का जन्म 27 अक्टूबर
1952 में हुआ था। ये अमेरिका के राजनीतिक अर्थशास्त्री एवं लेखक हैं। वे अपनी पुस्तक इतिहास के अंत यानी कि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 के कारण प्रसिद्ध है। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों साम्यवाद व फाशीवाद की तुलना में उदारवाद लोकतंत्र की ताकत स्पष्ट है, क्योंकि इसमें आम लोगों की उचित पहचान के लिए एक बेहतर तंत्र बनाया है। उनका मत है कि लोकतंत्र आज अर्थशास्त्र के लिए उतना ही आवश्यक होगा जितना कि यह राजनीति के लिए है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास, आर्थिक समानता, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दे की गारंटी किसी भी सरकार को देनी होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 770 है। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो कथन में कहा जा रहा है कि सीबी मैक्फरसन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के मालिक के रूप में मानता है, उनके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये भी इसमें सही है, दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसमें दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैकफरसन का राजनीतिक दर्शन में सबसे प्रसिद्ध योगदान स्वामित्वपूर्ण व्यक्तिवाद का सिद्धांत है, जिसमें एक व्यक्ति को उसके कौशल के एकमात्र मालिक के रूप में माना जाता है। ये कौशल खुले बाजार में खरीदी और बेची जाने वाली एक वस्तु है। अर्थात सीबीसी मैकफरसन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 771 है कि निम्न विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है, जिससे उसका अर्थ राज्य के लोकतांत्रिकरण से है। ये कौन है? ये है पाउल टांज है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पाउल टांज। बहुलवाद इस तथ्य में विश्वास करता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर विकसित अनेक प्रकार के संघों का अपना विशेष योगदान होता है। ये संघ समान रूप से प्रभावशाली तथा एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं। इनमें कोई भी संघ दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण या सर्वोच्च नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि पाउलटाज जो कि समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है, जिसमें पाउलटाज जो कि जिसका तात्पर्य है कि राज्य के लोकतांत्रिकरण के रूप में इसका तात्पर्य है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 772 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है। तो 772 का इसमें राइट आंसर होगा, यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है, ये जो कि इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यूरो कम्युनिज्म, जिसे लोकतांत्रिक साम्यवाद या नव सांप्रदायिकता के रूप में भी जाना जाता है, 1970 से 1980 के दशक में विभिन्न पश्चिमी यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के भीतर एक प्राकृतिक थी, जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें पश्चिमी यूरोप के लिए अधिक प्रासंगिक सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धांत और अभ्यास विकसित किया है। शीत युद्ध के दौरान उन्हें सोवियत संघ और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव को अस्वीकार करने की मांग की है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से इटली, स्पेन और फ्रांस में प्रमुख थी। यूरो साम्यवाद के निम्न प्रमुख लक्षण है। यह एक दलीय व्यवस्था की विरोधी है। यह सर्वाहार वर्ग के अधिनायकवाद का विरोधी है। यह बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 773 है कि निम्न विचारकों में से कौन यह मानता है कि पारंपरिक मूल्यों और पद सोपानों की गिरावट उन कारकों में से एक थी जिन्होंने नाजीवाद और स्टालिनवाद के प्रादुर्भाव का प्रतिपादन किया है। तो 773 का इसमें राइट आंसर होगा अन्ना ऑरेंट। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अन्ना ऑरेंट जो कि ये मूलतः पारंपरिकवादी विचारक है। ऑरेंट ने प्राचीन और आधुनिक समाजों की तुलना करते हुए टिप्पणी की है कि प्राचीन और यूनानी नगर राजनीतिक जीवन पॉलिटिकल लाइफ की प्रधानता की, परंतु आधुनिक युग में यह विशेष लुप्त हो चुकी है। ओरिएंट ने सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति विशेष रूप से प्रकाश डाला है और इस क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की है। ओरिएंट ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म 1951 में सर्वाधिकारवाद की विश्लेषण किया है। ओरिएंट के अनुसार सर्वाधिकार आधुनिक युग की एक नवीन घटना है। यह पुरातन निरंकुश तंत्र व निरंकुश तंत्र से अलग है। ओरिएंट जीवन नाजीवाद यानी कि जर्मनी स्टालिनवाद को ही सर्वाधिकारवादी
शासन बताती है, जिसका प्रादुर्भाव प्रारंभिक मूल्यों एवं पद सोपानों की गिरावट का परिणाम था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 774 है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 774 का इसमें राइट आंसर होगा, यह कथन फ्रांसिस बेकन का है। फ्रांसिस बेकन का है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ्रांसिस बेकन महोदय का कथन है कि समाज की उन्नति हेतु विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। बेकन को अनुवारवाद का जनक कहा जाता है, अनुदारवाद का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 775 है, आंग्ल भाषीय जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन अल्फ्रेड काबन का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अल्फ्रेड काबन का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन अल्फ्रेड काबन का है। काबन फ्रांसीसी इतिहास के प्रोफेसर थे। इन्होंने प्रमुख फ्रांसीसी इतिहासकार फास्वा फार्टे के साथ मिलकर के फ्रांसीसी क्रांति का शास्त्रीय उदारवादी दृष्टिकोण की वकालत की है। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 776 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 776 में इसमें दिया गया है दांते। दांते ये जो कि रोमन साम्राज्य थे, रोमन साम्राज्य तीसरा सही है। मैकियावेली ये जो कि राजनीति तथा नैतिकता से संबंधित है, तो पहला सही है। लेनिन, लेनिन जो कि साम्राज्यवाद का सिद्धांत है इनका, तो चौथा सही है। स्पेंसर ये जो कि राज्य का सावीय सिद्धांत दूसरा सही है। तो ए का इसमें तीसरा, बी का पहला, सी का इसमें चौथा, डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दांते जो कि रोमन साम्राज्य, मैकियावेली जो कि राजनीतिक तथा नैतिकता, लेनिन जो कि साम्राज्यवाद का सिद्धांत, स्पेंसर जो कि राज्य का सावीय सिद्धांत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 777 है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 777 में तो इसमें दिया गया है शक्ति अभिजन पेरेंटो, ये जो कि इसमें क्या है, सही नहीं है। शक्ति अभिजन पेरेंटो इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, सही नहीं है। इसमें दिया गया है शक्ति अभिजन का संबंध पेरेटो से ना होकर के सी राइट्स मिल से है। सी राइट्स मिल ने अपनी पुस्तक द पावर इल्टिस अभिजन के लिए शासक वर्ग शब्द का प्रयोग न करके इसके लिए शक्ति अभिजन यानी कि पावर एड्स शब्द का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 778 है कि राज्य की वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया है, एंजल्स के द्वारा किया गया है, लेनिन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन तीन विचारकों ने किया है, मार्क्स, एंजल्स तथा लेनिन। इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी। इसमें बुजुर्गा वर्ग के सर्वाहार वर्ग के बीच क्रांति की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 779 है कि कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्चता शक्ति के रूप में माना जाता है। ये संप्रभुता माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, संप्रभुता। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संप्रभुता राज्य का परम आवश्यक तत्व है, इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्य अपने इस लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में मानी जाती है। बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 780 है। क्वेश्चन नंबर 780 में कहा जा रहा है इसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, संप्रभुता। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। राज्य के चारों तत्वों में संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता जो कि राज्य को अन्य समुदाय से अलग करता है, क्योंकि अन्य समुदाय के पास जनसंख्या, भूभाग और सरकार होती है, किंतु संप्रभुता का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 781 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। तो राज्य का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो धर्म जो कि राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता किसी राज्य के मूल तत्व होते हैं, धर्म राज्य का मूल तत्व नहीं होता है। 782 है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य व्यवस्था का विवरण देता है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनानी नगरों का। यूनानी नगरों का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, यूनानी नगरों का। प्राचीन यूनानी यह मानते हैं कि राज्य नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और
सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। चूँकि प्राचीन यूनान में राज्य ही सब कुछ था, राज्य के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं थी। राज्य एक सजीव प्रणाली के तुल्य है, भिन्न-भिन्न मनुष्य इस प्रणाली के भिन्न-भिन्न अंगों की तुलना तुल्य हैं। तत्पश्चात उस समय राज्य और चर्च भिन्न संस्थाएँ नहीं थी, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी था। क्वेश्चन नंबर 783 है कि सरकार राज्य का अभिव्यक्ति के रूप में यह व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? ये कथन लीकॉक का है। लीकॉक का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लीकॉक का है। सीले तथा लीकॉक जैसे विद्वानों का कहना है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। लीकॉक मानता है कि राज्य अमूर्त है और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप प्रतिनिधित्व है, जो व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है। गार्नर एवं ब्लांस्की ने राज्य के अध्ययन पर बल दिया है और सरकार को राज्य के हितों की पूर्ति का साधन माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 784 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है? ये सीले हैं जो कि राज्य के अनिवार्य तत्व भूभाग को नहीं माने हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कुछ विद्वान भूभाग को राज्य के आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, जैसे सीले, डुग्बी, लिबोबी, लिमोन आदि, जो कि सीले का मानना है कि भूभाग के बिना राज्य का अस्तित्व रह सकता है। फिर उसके बाद आता है अन्य तथ्य में इसमें गैटिल ने राज्य की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। गार्नर राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। लास्की राज्य को अन्य सभी समूहों की तुलना राज्य में की सर्वोच्चता का दावा करता है। क्वेश्चन नंबर 785 है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले ये किसके द्वारा किया गया है? ये अरस्तु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अरस्तु। राज्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु ने राज्य को दो आधार पर किया है। पहला है जनसंख्या के आधार पर, प्रमुख शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा है नैतिकता के आधार पर शासन करने वाले व्यक्ति की उद्देश्य क्या है। अरस्तु अपने वर्गीकरण में पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में शामिल किया है, जिसके लिए वर्तमान समय में प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 786 है कि राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो राज्य कहे जाने के लिए जो कि अति आवश्यक तत्व होता है वो सर्वोच्च सत्ता होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। राज्य की आधुनिक संकल्पना के अंतर्गत राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार और संप्रभुता है। इन चारों तत्व में संप्रभुता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसे राज्य का आध्यात्मिक तत्व भी कहा जाता है। 787 है कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? 787 का इसमें राइट आंसर होगा 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 4। राज्य की पश्चात संकल्पना के अंतर्गत राज्य के 4 आवश्यक तत्व स्वीकार किए गए हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें से संप्रभुता सर्वाधिक प्रमुख है। संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 788 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो कानून जो कि राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पश्चात राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता सर्वोच्च होती है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ सर्वप्रथम जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक डी रिपब्लिकन में किया है, ये जो कि 1576 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 789 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो कौन सा राज्य इसमें नहीं है? तो 89 का इसमें राइट आंसर होगा राजस्थान, जो कि ये राज्य नहीं है। बांग्लादेश राज्य है, नेपाल राज्य है और श्रीलंका राज्य है। मानव समाज के किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, सरकार। राजनीतिक शास्त्र में राज्य का अर्थ संघ राज्य से होता है। भारत संघ राज्य है, राजस्थान उसके अंतर्गत निहित है, संप्रभुता भारत में निहित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 790 है। क्वेश्चन नंबर 790 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 790 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।